हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल स्टडी डायलॉग्स में। ये हमारी एनसीईआरटी एमसीक्यूज़ की सीरीज़ चल रही है। इसमें हम एनसीईआरटी को एमसीक्यूज़ के ज़रिए कवर करते हैं और ये उन बच्चों के लिए बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद है जिनके एग्ज़ाम्स जो है बहुत ज़्यादा पास आ रहे हैं, नज़दीक हैं, या जिनको रिवीजन करनी है, सिलेबस बहुत ही जल्दी कवर करना है। ठीक है ना, जैसे कई पेपर्स के तो री एग्ज़ाम हो रहे हैं, तो शॉर्ट टाइम है, तो उसमें जो है उनको एक रिवीजन के गो थ्रू होना है। तो ये हमने उसी चीज़ के लिए कि आप एग्ज़ाम में जाने से पहले जो है ना, जिस तरह के एमसीक्यूज़ आते हैं हम उस तरह के एमसीक्यूज़ आपको कवर कर पाएँ और आपकी सारी एनसीईआरटीज़ को हम लोग एमसीक्यूज़ से ही आपको पढ़ा सकें, जिससे कि जिस तरह के आपके क्वेश्चंस आएंगे वो हम आपको यहाँ पे करवा सकें और सिलेबस जो है आपका जल्द से जल्दी पूरा हो जाए। क्योंकि ये तो हम सबको पता ही है कि जब भी हम कोई एग्ज़ाम देते हैं तो जो आंसर की जाती है ना, उनके सही आंसर एनसीईआरटी से ही माने जाते हैं और कमीशन किसी और सोर्स को हाँ कभी नहीं करता, हमेशा डिनाई कर देता है। ठीक है, तो अभी ये जो हमारी वीडियो है, ये वाली जो मैं वीडियो पढ़ा रही हूँ, ये ज्योग्राफी की तीसरी वीडियो आ रही है। ठीक है, इसमें हमने चैप्टर नंबर 5, 6, 7 और 8 इसके एमसीक्यूज़ हमने कवर करवाए हैं। उससे पहले हम 2 वीडियोस ला चुके हैं, इनमें हमने 2 चैप्टर्स के एमसीक्यूज़ को हमने कवर करवाया है। तो ये तीसरी वीडियो के साथ आपकी 6th क्लास की ज्योग्राफी के जितने भी एमसीक्यूज़ बनते हैं एनसीईआरटी से, वो पूरे हो जाएंगे। ठीक है, तो अभी ये वाली वीडियो का आप अच्छे से देखें, वीडियो को स्किप बिल्कुल ना करें। और देखो, जिन बच्चों को डिटेल में पढ़ना है ना एनसीईआरटी को, ये तो हो गया कि हम यहाँ पे हमने एमसीक्यू से पढ़ा दी। जिन बच्चों को डिटेल में पढ़नी है एनसीईआरटी, तो वहाँ पे भी हमने एक सीरीज़ चला रखी है। वहाँ हमने उस एनसीईआरटी को एक निचोड़ के साथ डिटेल में पढ़ाया है। निचोड़ के साथ डिटेल में मतलब क्या है कि वहाँ पे भी इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स लिए हैं जो कि एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं। तो वो भी सीरीज़ बहुत ही ज़्यादा फ़ायदेमंद है। जिन बच्चों को देखो एमसीक्यूज़ भी कर लीजिए आप, है ना, और वो डिटेल भी पढ़ लीजिए, तो आपका पूरा सिलेबस ऐसे पक्का हो जाएगा ना कि आपके जो ब्रेन में ना, माइंड में एकदम फिक्स हो जाएगा कि आप कभी नहीं भूलेंगे एनसीईआरटी। और एनसीईआरटी का हवा जितना भी बना हुआ है ना, वो सब चुटकियों में गायब हो जाएगा आपका। ठीक है, तो अभी हम ये वाली जो वीडियो है इसको पूरा करते हैं। तो वीडियो का एंड तक ज़रूर देखें, बीच में स्किप बिल्कुल ना करें और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, जिससे कि आपको हमारे आने वाली वीडियो जितनी भी हैं उनके जो नोटिफिकेशन है वो टाइम पर मिलते रहें। चलो अब शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अंडर सी माउंटेन। ठीक है, क्या पूछा है? अंडर सी माउंटेन का मतलब क्या है कि कौन सा जो पर्वत है वो महासागर के अंदर स्थित है। अब देखो, हमने ज़्यादातर क्या पढ़ा है कि जितने भी जो माउंटेन्स हैं वो हमने अभी तक अपनी ज़मीन पर देखे हैं, लैंड पर देखे हैं ना। कभी एवरेस्ट माउंटेन, कभी किलिमंजारो माउंटेन, हमने ऐसे ही देखे हैं सारे माउंटेन। क्या हमने कभी ये सुना है कि समुद्र के अंदर भी माउंटेन है? कभी सुना है? लेकिन हाँ, समुद्र के अंदर भी माउंटेन होते हैं। समुद्र के अंदर जैसे कि क्या हो गया, ये पानी है, तो समुद्र के अंदर भी यहाँ पर नीचे क्या होती है, यहाँ पर प्लेट्स जा रही हैं हमारी, यहाँ पर लैंड का हिस्सा है, तो यहाँ पर तो है ही हमारे माउंटेन्स, बड़े बड़े माउंटेन्स। ज़मीन पर सबसे बड़ा माउंटेन जो है वो है माउंट एवरेस्ट, मतलब पर्वत की बात कर रही हूँ मैं यहाँ पर। ठीक है, सबसे बड़ा है। लेकिन अगर मैं यहाँ समुद्र में बोलूँ तो वो है, कौन सा है? माउंट मोना किया। ठीक है, अब देखो, अब यहाँ पर जो हमारा माउंट एवरेस्ट है उसकी हाइट कितनी है? वो है 8,848 मीटर। लेकिन इसकी हाइट आपको पता है कितनी है? इसकी हाइट है 10,205 मीटर। तो कौन सा बड़ा हुआ? ये वाला बड़ा हुआ। अब ये कौन सा समुद्र है जिसमें कि ये वाला माउंटेन है? तो ये माउंटेन है, पहली बात तो इसका नाम हो गया मोना किया माउंटेन हो गया। और कौन से आइलैंड में हो गया ये हो गया हवाई आइलैंड। ठीक है, अब हवाई आइलैंड कहाँ पर है? हवाई आइलैंड है पैसिफिक ओशियन। पैसिफिक ओशियन का मतलब क्या हुआ? प्रशांत महासागर। अब ये जो हमारी जितनी भी हमने एमसीक्यूज़ कराए हैं, हिंदी मीडियम और इंग्लिश मीडियम दोनों के बच्चों के लिए कराए हैं। और हिंदी मीडियम के लिए तो स्पेशल एक बात कही जाती है हमेशा से ही कि इनको हिंदी और इंग्लिश दोनों के वर्ड्स आने चाहिए, क्योंकि एग्जामिनर जो है वो क्या करता है, वो इंग्लिश के वर्ड को सिर्फ हिंदी में टाइप कर देता है। तो उनके मतलब और हर चीज़ अपने खुद के लिए भी आनी चाहिए। वैसे एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से तो दूसरी बात है। ठीक है, तो चलिए
तो पैसिफिक ओशन को हम क्या बोलते हैं, पैसिफिक ओशन हो गया प्रशांत महासागर, ये सबसे बड़ा महासागर है। ये पूरी हमने डिटेल में करवा रखी पूरी हमसे जो एनसीईआरटी है, ठीक है। तो इसका आंसर समझ में आ गया। माउंट एवरेस्ट हमने पढ़ लिया। माउंट एवरेस्ट लैंड पर सबसे ऊंचा है 8,848 किलोमीटर, और किलिमंजारो सबसे बड़ा नहीं है, लेकिन तंजानिया में हम जानते हैं। तंजानिया कहाँ पर है, अफ्रीका में है। और माउंट फुजियाना कहाँ पर है, ये है जापान में, ठीक है। ये वोल्केनिक माउंटेन है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। हर क्वेश्चन को ऐसे ही डिटेल में करते हुए चलेंगे, इसके सारे पॉइंट्स जितने भी अच्छे अच्छे पॉइंट्स हैं एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, वो हम लोग डिस्कस करते हुए चलेंगे। अब देखो सेकंड क्वेश्चन आता है, एल्प्स, हिमालयस, अरावली, एपेलेचियन और उरल माउंटेन, ये कौन से माउंटेन के एग्जाम्पल हैं। अब देखो इसमें क्या है, ये कौन से पर्वत के उदाहरण हैं। पहली बात तो ये है कि जो हमारे माउंटेन मतलब पर्वत हैं, ये 3 तरह के होते हैं। कौन कौन से माउंटेन हैं, तो वो है आपके फोल्ड माउंटेन हो गया, एक हो गया वोल्केनिक माउंटेन, और तीसरा हो गया है ब्लॉक माउंटेन, ठीक है। एनसीईआरटी में तीनों ही दे रखे हैं, ठीक। तो यहाँ पर जो है जो हमारा जो हिमालय जो हमारे देश में है, हमारे ही देश में अरावली भी है, ठीक है। ये 2 तो इम्पोर्टेंट हो ही गए, ये तो हमें याद करना ही है। उसके साथ साथ एल्प्स है, एपलेचियन और उरल माउंटेन, ये तीनों की तीनों फोल्ड माउंटेन है। कौन से हैं, फोल्ड माउंटेन। अब देखो फोल्ड माउंटेन देख लेते हैं होते क्या हैं। देखो अगर हम प्रैक्टिकली देखें ना, तो फोल्ड माउंटेन क्या है, बड़ी बड़ी कॉन्टिनेंटल प्लेट्स होती हैं, ठीक है। कॉन्टिनेंटल प्लेट्स का मतलब क्या है, महाद्वीपीय प्लेट होती है बहुत बड़ी बड़ी। हमारी जो अर्थ है ना, पृथ्वी जो है, वो ऐसे प्लेट्स में बटी हुई है, वो प्लेट्स में बटी हुई है। ये प्लेट जो है एक दूसरे के या तो पास आती है या फिर एक दूसरे से दूर जाती है। इसी के कारण हमारी जो धरती है उस पर सारे लैंड फॉर्म बने हुए हैं, जितने भी भूमि के जो है ना, जैसे पहाड़ पठार ये सब हो गए, ट्रेंचेस हो गए, ये सब इन्हीं एक्टिविटी के कारण बने हुए हैं। तो अब ये यहाँ पर, और अर्थक्वेक जैसे कि भूकंप जो आता है, वो भी इन प्लेट की ही एक्टिविटी से ही आता है। भूकंप आ गया, सुनामी आ गई, ठीक है। तो हम वही चीज़ यहाँ पर डिस्कस कर रहे हैं कि जब 2 धरती की, पृथ्वी की जो बड़ी बड़ी प्लेटें जो होती हैं, वो एक दूसरे के पास आती हैं, ठीक है। एक दूसरे के पास आएंगी तो क्या होता है कि फोल्ड माउंटेन बन जाते हैं। क्या बनते हैं, फोल्ड माउंटेन। वो इतना पास आएंगी कि एक दूसरे को टक्कर मार मार के आपस में ही, जैसे कि अगर हम खुद अपने हाथों से ही 2 हाथों की मुट्ठी बनाएं और खूब जोर लगाएं, एक इंसान वहाँ से और एक इंसान यहाँ से, इसको हमें कागज़ के ऊपर भी समझ सकते हैं, ठीक है, ठीक है। जैसे हम धक्का मारें, दो बच्चे ले लो, दोनों बच्चे पकड़ के एक दूसरे को, एक यहाँ से धक्का मार रहे हैं, एक यहाँ से धक्का मार रहा है, तो बीच का पार्ट क्या होगा, इसको देखो अगर हम कागज़ पे समझेंगे तो कागज़ में ये ऐसे उठ जाएगा। ये पार्ट कैसे उठ जाएगा, ऐसे ऊपर पार्ट उठ जाएगा। तो यहाँ से एक ने यहाँ मारा, ठीक है, और एक ने यहाँ कागज़ को खिसकाया। कागज़ खिसकाओ, कपड़े का टुकड़ा आप खिसका सकते हो जो कि कड़क कपड़ा हो, ठीक है। तो यहाँ पर ये जो उठा हुआ पार्ट होगा, ये क्या कहलाएगा, ये माउंटेन बन जाएगा। तो ये हो गया फोल्ड, क्योंकि ये भी एक फोल्ड की ही तरह दिख रहा है, तो ये हो गया फोल्ड माउंटेन, ठीक है। अब दूसरा हम पढ़ लेते हैं, वो है वोल्केनिक माउंटेन, ठीक है। चलो वोल्केनिक में बस इतना ही होता है। तो ये सारे जो हमारे एग्जाम्पल हैं, एल्प्स, हिमालय, अरावली, एपेलेचियन, उरल, ये सारे फोल्ड माउंटेन हैं जब 2 प्लेट्स एक दूसरे से टकराती हैं। वोल्केनिक में क्या है, वोल्केनिक में है मानो कोई पहाड़ है, ठीक है। जब इसके अंदर से लावा निकलता है, ठीक है, तो ये यहाँ पर एक परत हो गई, फिर दूसरी परत हो गई, फिर तीसरी परत हो गई। तो ये जो माउंटेन बना, ये जो माउंटेन का स्ट्रक्चर बना, ये वोल्केनिक माउंटेन बन गया। अब ब्लॉक माउंटेन आगे पढ़ेंगे। चलो अब अगला क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द हाईएस्ट प्लेट्यू इन द वर्ल्ड। हाईएस्ट प्लेट्यू मतलब है सबसे ऊंचा पठार। सबसे ऊंचा पठार कौन सा है। अब देखो ये जो ये 3 तरह की चीज़ें होती हैं। एक होता है हमारा मैदान, ठीक है, जहाँ पर ये जो नॉर्दर्न इंडिया है, मतलब उत्तरी भारत जो है, ठीक है, तो वो है पूरा मैदानी इलाका है ना, मैदानी भी है। ऊपर थोड़ा और ऊपर जाएंगे तो हमारे हिमालय आ जाएंगे, पहाड़ आ जाएंगे। मैदान के बाद थोड़ा सा ऊंचा और एरिया देखें तो वो पठार का आता है, और ऊंचा देखें तो ये माउंटेन हिल ये सब होती हैं। तो ये हो गया तुम्हारा पठार सेकंड नंबर पर। तो पठार जो होते हैं वो मैदान से तो ऊंचा हो गया, लेकिन ये जो माउंटेन है ना, इससे थोड़ा, पर्वत से थोड़ा नीचा हो गया, ठीक है। मैदान से क्या हुआ, ऊंचा,
और माउंटेन से क्या हो गया, छोटा हो गया हाइट में। और इन सभी की हाइट किससे नापी जाती है, हमने पिछली क्लास में पढ़ा था, ये नापी जाती है मीन सी लेवल से, ठीक है, जिसको हम लोग जीरो लेते हैं। तो अब यहाँ पर क्या पूछा है, यहाँ पर पूछा है हाईएस्ट प्लेट्यू। प्लेट्यू समझ गए, जो मैदान से ऊंचा हुआ, पर्वत से छोटा हुआ। तो सबसे ज़्यादा ऊंचा प्लेट्यू कौन सा है, तो वो है तिब्बतन प्लेट्यू। तिब्बतन प्लेट्यू कहाँ पर है, तिब्बतन प्लेट्यू चाइना में आता है ना, चाइना में आता है। और ये जो तिब्बतन प्लेट्यू है, इसकी जो हाइट है, कितनी हाइट है, 4000 से 6000 मीटर की इसकी हाइट है। अब ये इतना ऊंचा क्यों है, कभी सोचा है, पता है क्यों है, देखो ये आपको किसने नहीं बताया और ना ही कभी कोई बताएगा, आप देख लेना, कभी कोई नहीं बताएगा कि तिब्बतन प्लेट्यू पूरे वर्ल्ड में सबसे ऊंचा क्यों है। क्यों है, क्योंकि यहाँ पर हिमालय की पूरी रेंज है, ऐसे ऐसे हिमालय, जब हिमालय बने ना ऐसे, तो इसके जो पास वाला, जो नज़दीक वाला एरिया आ गया, वो ऐसे ऊंचा रह गया, ठीक है। क्यों, क्योंकि हिमालय जो है अभी भी बन रहे हैं, तो ये इसकी हाइट बढ़ रही है, तो इसका जो पास का जो पठार होगा वो सबसे ऊंचा पठार होगा, क्योंकि हिमालय में माउंट एवरेस्ट सबसे ऊंची चोटी है। ये सबसे ऊंची चोटी के पास जो पठार होगा वो सबसे ऊंचा पठार होगा। ये पॉइंट मेरी गारंटी, आपको कभी कोई नहीं बताएगा, आप देख लेना चाहें, मैं शर्त लगा सकती हूँ आपसे। चलो अब देखो, अब हमारा जो चैनल है, हमारे चैनल पर हमने जो मैं पढ़ा रही हूँ वो तो एनसीईआरटी एमसीक्यू से हो गई। एक एनसीईआरटी किस में हो गई, एक हो गई डिटेल में, तो आप वो भी जाकर पढ़ सकते हैं, ठीक है। दोनों ही बहुत अच्छे से पढ़ाई हैं, डीप से पढ़ाई हैं। अब दूसरा, हम लोग एक एमसीक्यूज़ की सीरीज़ चलाते हैं, एक जीएस की सीरीज़ चलाते हैं और एक पॉलिटी की सीरीज़। जीएस की सीरीज़ में हम लोग 8 क्वेश्चन कराते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से। पॉलिटी में 10 करवाते हैं। इनको भी हम बहुत ही डिटेल में एक लॉजिक के साथ, एक रीजनिंग के साथ समझाते हैं कि आपका क्वेश्चन कभी भी गलत ना हो। और इनको पढ़ने के बाद आपको कभी भी किसी भी बुक या इंटरनेट छांटने की कभी ज़रूरत नहीं पड़ेगी, ठीक है। तीसरा हमारे यहाँ पर है ट्रिक्स। तो ट्रिक्स में भी हम लोग एग्ज़ाम में आने वाले एमसीक्यूज़ को करवाते हैं, कभी 5-5 एमसीक्यूज़, कभी 2 एमसीक्यूज़, ठीक है। ऐसी हमारी बहुत सारी ट्रिक्स हैं, आप उनको करिए। ये ट्रिक हमने खुद बनाई है, ये भी आपको कहीं नहीं मिलेंगी। एक बार हमारे चैनल में ज़रूर जाइए, ज़रूर विजिट करिए, ठीक है। और अब भी हम लोग क्या कर रहे हैं कि हम लोग मैगज़ीन भी पढ़ाते हैं करंट अफेयर की। अभी थोड़े दिनों में आपकी मार्च की आने वाली है। पिछले साल की अगर देखें, 2023 की भी हमने पढ़ाई है, जनवरी और फरवरी की भी हमने पढ़ाई है। और जो बच्चे मेंस की तैयारी कर रहे हैं, उनके लिए मेंस आंसर राइटिंग के लिए हम लोग इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स लेकर आते हैं। तो एक बार चैनल में जाके विज़िट करो, वीडियोस को देखो कि हमने किस लेवल का पढ़ा रखा है, किस स्टैंडर्ड का पढ़ा रखा है। कोई नहीं पढ़ाएगा, कोई कोचिंग नहीं पढ़ाएगी, और ये सब आपको फ्री में मिलता है। आपकी पूरी तैयारी यहाँ पर होती है। और आप उन बच्चों को प्लीज़ बताइए जिन बच्चों को ज़रूरत है। चलिए अब आगे चलते हैं। ये क्वेश्चन हमारा हो जाता है यहाँ पर। अब आता है चौथा क्वेश्चन। चौथा क्वेश्चन है हुंदरू फॉल और जोग फॉल, ये कौन से स्टेट में है, ठीक है। हुंदरू जलप्रपात और जोग प्रपात कहाँ पर स्थित है। अब देखो, जोग फॉल ज़्यादातर बच्चों को पता होगा कि जोग फॉल जो है वो कर्नाटक में स्थित है, ठीक है, कर्नाटक में है। और कौन सी नदी के ऊपर है, ये है श्रावती रिवर के ऊपर। और जो हुंदरू फॉल है, ये छोटा नागपुर में स्थित है। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि हुंदरू फॉल छोटा नागपुर के ऊपर है। और कौन सी नदी है, ये है सुवर्णरेखा। कौन सी नदी है, सुवर्णरेखा, ठीक है, सुवर्णरेखा है, छोटा नागपुर पर है। तो ये क्वेश्चन हो गया। ये एनसीईआरटी चल रही है आपकी, इसमें ऐसे ही क्वेश्चन दे रखे हैं, ठीक है। चलो आगे चलते हैं। अब अगला है अफ्रीकन प्लेट्यू। देखो अभी मैंने आपको बताया कि पहला होता है मैदान, सबसे नीचा वाला क्या हो गया, मैदान, जिसको हमने क्या बोला, प्लेन्स जिन्हें हम बोलते हैं, जहाँ पर हम लोग रहते हैं, यूपी बिहार जो है, जहाँ पर है दिल्ली वगैरह है ना, हरियाणा, ये सब कहाँ पर है, ये मैदानी इलाके हैं। उससे जो ऊंचा होगा वो होगा पठार। क्या होगा, पठार। तो यहाँ पर किसकी बात हो रही है, प्लेट्यू की बात हो रही है। तो ऐसा ही प्लेट्यू कहाँ पर है, अफ्रीका में भी है। जैसे हमारे यहाँ पर प्लेट्यू है, हमारे यहाँ पर कौन सा प्लेट्यू है, प्रायद्वीपीय पठार है, जिसको हम बोलते हैं डेक्कन प्लेट्यू, जो कि दक्षिण में पड़ता है ना, साउथ में पड़ता है। ऐसा ही एक स्ट्रक्चर है, लैंडफॉर्म है, ये कहाँ पर है, ये अफ्रीका में पड़ता है। तो अब ये पूछ रहे हैं कि ये किस चीज़ के लिए फेमस है,
हमारे यहाँ पर कौन सा है, तिब्बतन प्लेट्यू, वो फेमस है अपनी हाइट के लिए, ठीक है, वो हाइट के लिए है, लेकिन वो चाइना में है। हमारे यहाँ से मेरा मतलब है एशिया में, ठीक। और अफ्रीका का जो प्लेट्यू है वो है गोल्ड और डायमंड माइनिंग के लिए। तो ये तो बहुत ज़्यादा प्रीशियस हो गया। तो अगर किसी को सोना ज़्यादा चाहिए तो जाओ वहाँ पर और जाकर माइनिंग करो, खनन करो, ठीक है। चलो आगे चलते हैं। अब देखो ये है होस्ट और ग्रैबन टर्म्स। होस्ट और ग्रैबन जो है ये किस पर्वत से संबंधित हैं, ठीक है, कौन से माउंटेन से संबंधित हैं, ब्लॉक माउंटेन से है, वोल्केनिक से है, फोल्ड से है, नहीं, ये किससे है, ये ब्लॉक माउंटेन से है, सेडिमेंट्री से, ये इससे भी नहीं है। फोल्ड तो हमने अभी पढ़ा है कि फोल्ड क्या होता है, कागज़ का प्रैक्टिकल करा है कि एक कागज़ की शीट लेके, A4 साइज़ की शीट लेके उस पर प्रैक्टिकल करना, तो कागज़ जो है ना वो बीच में से ऐसे उठ जाएगा, ठीक है, तो वो बन जाएगा आपका फोल्ड माउंटेन। अब ब्लॉक माउंटेन देख लेते हैं। ब्लॉक माउंटेन में क्या है कि देखो कोई समतल ज़मीन है, ठीक है, कुछ समय बाद क्या होगा कि इसमें अपने आप ही कुछ ऐसी हलचल होगी अंदर से कि इसमें क्या होगा कि हमें ऐसा दिखाई देगा कुछ टाइम बाद कि इसके जो दो आसपास के जो पार्ट है ना, ये वाला पार्ट और ये पार्ट हमें ऊपर उठा हुआ दिखाई देगा। तो वहाँ पर स्ट्रक्चर कुछ ऐसा बन जाता है, ठीक है, कैसा बन जाता है, कुछ ऐसा स्ट्रक्चर हमें दिखाई देता है कि ये पार्ट जो है उठा हुआ है और ये पार्ट जो है वो धंसा हुआ है। यहाँ पर क्या होता है कि जो बीच का जो पार्ट होता है ना, ये अंदर की तरफ धंस जाता है अचानक ही, ठीक है, अंदर की तरफ क्या हो जाता है, ये वाला पार्ट जो है क्या हो जाता है, ये धंस जाता है। तो हमें जो दिखता है वो ये दिखता है कि आसपास के जो दो पार्ट हैं, ये वाले जो दो पार्ट हैं, ये ऊपर उठे हुए दिखाई देते हैं। तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं, ये हो गए हमारे ब्लॉक माउंटेन, हमें ये ब्लॉक्स के रूप में दिखाई देता है। अब इसके इन वाले पार्ट्स को जो ऊपर उठे हुए दिखाई देते हैं उसको बोलते हैं होस्ट, और जो नीचे की तरफ धंसा है, जो नीचे की तरफ गिर गया है, उसको हम लोग बोलते हैं ग्रैबन। तो हमें याद करने के लिए ये एक तरह की वैली बन जाती है यहाँ पर, ठीक है, क्या बन जाती है, वैली बन जाती है, पहले से घाटी बन जाती है, ठीक है। तो ये वाला एरिया गया घाटी का, तो जो नीचे गिरा हुआ सा दिखाई दे रहा है, गड्ढे में दिखाई दे रहा है, वो ग्रैबन, ग से गड्ढा, ग से ग्रैबन, ग से गिरा हुआ, और होस्ट हो गया हाइट, जिसकी हमें हाइट दिख रही है, जो ऊंचा है, ठीक है। तो ये हमने क्या, इसका आंसर क्या आया, इसका आया ब्लॉक। तो दो ब्लॉक से बन गए यहाँ पर। चलो अगला करते हैं। अब अगला क्वेश्चन है लैंड दैट इज सराउंडेड बाय वाटर ऑन 3 साइड। अब वो वाला ज़मीन का टुकड़ा जो कि तीन साइड से पानी से घिरा हुआ है, तीनों दिशाओं से पानी से घिरा हुआ, उसे क्या कहते हैं, देखो उसे पेनिसुला बोलते हैं। प्लेट्यू नहीं बोलते, हमने भी पढ़ा, प्लेट्यू नहीं बोलते। स्ट्रेट और इस्थमस भी हमने पहले ही पढ़ रखे हैं कि स्ट्रेट क्या है, जल संधि क्या है, स्थल संधि क्या है। ये तो संधियाँ होती हैं। जल संधि क्या होगी, जो दो बड़े बड़े जल के टुकड़ों को जिसने हमें जोड़ता हुआ दिखाई दिया। स्थल संधि वो हो गई ऐसा ज़मीन का पतला टुकड़ा जिसने दो बड़े बड़े ज़मीनों को जोड़ा, तो वो हो गई स्थल संधि। अब असली आंसर यहाँ पर है पेनिसुला। अब देखो अगर हम अपने इंडिया को देखें, अगर हम अपने भारत देश को देखें, तो जो नीचे का जो पार्ट है, कौन सा पार्ट है, नीचे का पार्ट, देखो यहाँ पर ये है, यहाँ से पूरा पानी से घिरा हुआ है, ये घिरा हुआ है। यहाँ पर कौन सा है, यहाँ पर है अरेबियन सी। अरेबियन सी को क्या बोलते हैं, अरब सागर, ठीक है। अरेबियन सी क्या हो गया, अरब सागर। इधर की तरफ अरब सागर है, इधर की तरफ है बे ऑफ बंगाल, मतलब बंगाल की खाड़ी, यहाँ पर भी समुद्र है पूरा बड़ा सा, और नीचे है इंडियन ओशियन, मतलब है कि हिंद महासागर, ठीक है। तो अब हमारे भारत देश का ये वाला जो टुकड़ा है, कौन सा टुकड़ा, ये देखो, ये जो टुकड़ा है, ये पूरा टुकड़ा कैसा है, तीनों तरफ से पानी से घिरा हुआ है। तो ये पार्ट क्या हो गया, पेनिसुला हो गया, मतलब प्रायद्वीपीय हो गया। और ये प्रायद्वीपीय पठार है, वैसे ये एरिया पूरा किस में आता है, ये पठार में आता है, ठीक है। चलो अब अगला क्वेश्चन कर लेते हैं। अगला क्वेश्चन है टोटल एरिया ऑफ द इंडिया। टोटल एरिया ऑफ द इंडिया, एक थोड़ा छोटा कर लेते हैं इसको, ठीक है। भारत का कुल क्षेत्रफल पूछा है, यहाँ पर पूछा क्या है, क्षेत्रफल। अब देखो ये जो हमारा भारत है ना, इसको ऐसे देखते हैं, यहाँ से लेके यहाँ तक भारत देश है हमारा, ठीक। ये जो भारत देश है इसका क्षेत्रफल पूछा है, मतलब इसका पूरा एरिया पूछा है। मतलब आप चाहे नॉर्थ से लो,
नॉर्थ से लेकर पूरा साउथ में जाओ और यहाँ से लेकर पूरा पश्चिम से लेकर पूरब तक जाओ। ठीक है, ये क्या है, वेस्ट से लेकर ईस्ट जाओ और नॉर्थ से लेकर साउथ तक जाओ। जब हम इसकी इस भूमि के टुकड़े को नापेंगे ना, तो इसका जो एरिया आएगा वो कितना आएगा, 3.28 मिलियन स्क्वायर मीटर। कितना आएगा, 3.28 मिलियन किलोमीटर स्क्वायर। इतना हमारे भारत देश का, जिसको हम भारत देश अपना मैप में नापते हैं, इस पूरे भारत देश का एरिया आएगा। ठीक, चलो आगे चलते हैं। अब है नॉर्थ टू साउथ एक्सटेंशन। देखो यहाँ पर अगर मैं इंडिया बनाऊँ, ठीक, थोड़ा गंदा इंडिया बन रहा है, एडजस्ट कर लेना। ठीक है, तो नॉर्थ से लेकर साउथ तक, ठीक है, हमारे भारत देश का जो एक्सटेंशन है और ईस्ट से वेस्ट तक का एक्सटेंशन मतलब कि विस्तार है, वो कितना है। तो नॉर्थ से साउथ में जाएंगे तो आएगा 3200 और यहाँ से यहाँ तक जाएंगे तो ये आएगा 2900 किलोमीटर। और यहाँ ये वाली लाइन में कितना आएगा, ये आएगा 3200 किलोमीटर। ये क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ये कई बार पूछा है कि एरिया और एक्सटेंशन। अब देखो अगला क्वेश्चन है, रशिया, यूएसए, कनाडा में कितने टाइम जोन्स हैं, मतलब समय के क्षेत्र हैं। ये हम पढ़ चुके हैं कि समय के क्षेत्र क्या होते हैं। तो हमने पहले ही पढ़ा था कि रशिया में 11 हैं और यूएसए में 7 हैं और कनाडा में 6 हैं। अब देखो ये जो टाइम जोन्स होते हैं ना, एक से ज़्यादा टाइम जोन हमेशा उस कंट्री में होगा जिसका कि एक्सटेंशन, जो विस्तार होगा, ये वेस्ट से ईस्ट तक बहुत बड़ा होगा। ठीक है, ठीक है। तो अब तुमने रशिया देखा है अपनी मैप में, एटलस में देखा है, रशिया का विस्तार बहुत बड़ा है। ठीक है, यूएसए का भी बड़ा है, ठीक है, और कनाडा का भी बड़ा है। तो यहाँ पर ये क्या आ गए, ये आ गए हैं लैटिट्यूड। जैसे कि देखो ये अर्थ होती है, अर्थ पृथ्वी होती है। यहाँ पे हमने क्या पढ़े हैं, यहाँ हमने पढ़े हैं ये लैटिट्यूड, जो लेटे हुए से हैं ये हो गए लैटिट्यूड्स। ठीक, और इन्हीं को किस में डिवाइड करा है, लंबे लंबे लॉन्गिट्यूड्स में। तो ये होते हैं लैटिट्यूडिनल विस्तार। ठीक है, ये हो गए लॉन्गिट्यूड्स। तो यहाँ पर ये लॉन्गिट्यूड्स में बांटते हैं, यहाँ पर बड़े बड़े में। ठीक है, तो ये हो गए रशिया के 11, यूएसए के 7। अब इंडिया में कौन सा है, इंडिया में तो हमने एक ही ले रखा है, मिडल में ले रखा है, और वो कौन सा है, वो है 82.5 डिग्री ईस्ट। ठीक है, 82.5 डिग्री ईस्ट है, क्योंकि हमारा भारत देश क्या है, किस में पड़ता है, वो पड़ता है ईस्ट में। अगर हम यहाँ पर जाएंगे, ये वाली कंट्रीज़ वेस्ट में पड़ती है, मतलब पश्चिम में पड़ती हैं, हमारा भारत ईस्ट में पड़ता है, इसलिए इस यहाँ पे ईस्ट लगा होता है। चलो आगे चलते हैं। अब ये है साउथ टू नॉर्थ मेनलैंड ऑफ इंडिया। अब देखो ये भारत है हमारा, इसको यहाँ पे समझते हैं। अगर हम, मैंने ये वैसे ही रफ बनाया है, थोड़ा सा ऐसे ही बनाया। भारत की मुख्य भूमि दक्षिण से उत्तर की ओर, दक्षिण से उत्तर की ओर कितने अक्षांशों तक फैली हुई है। अभी मैंने आपको क्या बताया कि ये हमारी धरती है, तो ये किस में, यहाँ पर 0 डिग्री में इक्वेटर है, विषुवत है, और ये जो लेटे हुए से जो लाइनें होती हैं इनको बोलते हैं अक्षांश। क्या बोलते हैं, अक्षांश बोलते हैं। और जो लंबी लंबी लाइनें होती हैं ऐसे और ऐसे, उनको हम बोलते हैं देशांतर। तो हमारा जो भारत आता है वो यहाँ पर आता है। ठीक है, हमारा भारत कहाँ पर आ गया, यहाँ पर। तो अब हमने इसको बड़े में देखा है। जब हम इस 0 डिग्री इक्वेटर से जाएंगे ऊपर 90 डिग्री पोल पर, नॉर्थ में जाएंगे, और ऐसे ही यहाँ पर 90 डिग्री आ जाता है। ठीक है, तो अब हम देखते हैं कि यहाँ पर कौन सा आया। तो यहाँ पर जो होगा वो होगा 8 डिग्री, नीचे साउथ से शुरू होगा ना, तो आएगा 8 डिग्री और 4 मिनट नॉर्थ। फिर और ऊपर जाएंगे और ऊपर जाएंगे और ऊपर जाएंगे और ऊपर जाएंगे, तो यहाँ पर आते आते कौन सा आ जाता है, फिर आ जाता है 37 डिग्री 6 मिनट नॉर्थ। ठीक है, तो ये कौन सा हो गया, ये हमने पढ़ा यहाँ से साउथ से नॉर्थ तक का। और ऐसे ही अगर मैं यहाँ से यहाँ तक लूँ, कहाँ से, वेस्ट से ईस्ट का, तो वो कितना आएगा, वो आएगा यहाँ पर 68 डिग्री और 7 मिनट नॉर्थ से लेकर ये आएगा 97 डिग्री और 25 मिनट ईस्ट। सॉरी, ये ईस्ट आएगा ये। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे हमारी इंडिया किस में है, ईस्ट और नॉर्थ में पड़ती है ये। इसमें अगर देखा जाए तो ये आधा अगर देखेंगे तो नॉर्थ आ गया, फिर ये वाला आधा देखेंगे, ये वाला हिस्सा, तो वो किस में आ गया, ईस्ट में। ठीक है, तो ये क्वेश्चन हमारा यहाँ पर हो जाता है सॉल्व। आगे चलते हैं।
तो इसका आंसर हमने क्या निकाला, इसका जो आंसर है वो ये वाला है। ठीक है, चलो अब है 12वां क्वेश्चन, व्हाट इज़ द टाइम डिफरेंस बिटवीन अरुणाचल प्रदेश और गुजरात के बीच में। अब यहाँ पर देखो, ये हमारा इंडिया है, ये है इंडिया, ठीक है। तो यहाँ पे पूछा है कि यहाँ पे गुजरात पड़ता है, तो गुजरात से लेके अरुणाचल प्रदेश तक के बीच में जो टाइम डिफरेंस है वो पड़ता है 2 घंटे का टाइम डिफरेंस। ठीक है, वैसे अब मैंने आपको क्या बताया कि हर कंट्री का ज़्यादातर का एक टाइम जोन होता है। हमारे देश का कौन सा है, 82.5 डिग्री ईस्ट है, ये बताया मैंने भी आपको, है ना। लेकिन अगर फिर भी देखा जाए तो यहाँ से लेके यहाँ तक का जो टाइम डिफरेंस है 2 घंटे है। और ये जो लाइन जाती है हमारी, वो यूपी में से जाती है, नैनी इलाहाबाद में से जाती है। ठीक है, अब ये लोग क्या करते हैं, ये लोग कहते हैं कि हमारा टाइम जोन प्लीज़ अलग बना दीजिए। और इनका एक रीज़न भी है, ऐसा नहीं कि कोई रीज़न नहीं है, रीज़न ये है कि यहाँ पर एनर्जी का जो कंजप्शन है वो बहुत ही कम होगा, एनर्जी बचेगी हमारी। ठीक है, नॉर्थ ईस्ट वाले, पूर्वोत्तर राज्य वाले ये डिमांड करते हैं, बड़े दिनों से कर रहे हैं, अभी से नहीं कर रहे, बहुत पहले समय से कर रहे हैं ये। इसको कभी और डिस्कस करेंगे। ठीक है, चलो अब है हाउ मेनी कंट्रीज शेयर मैरीटाइम बाउंड्रीज विद इंडिया। अब आप खुद सोच कर बताओ, आपने कितनी कंट्रीज़ देखी हैं इंडिया के साथ शेयर करते हुए। एक तो है श्रीलंका, कौन सी है, समुद्री सीमा साझा कौन से देश करते हैं। श्रीलंका को हर कोई जानता है कि श्रीलंका जो है वो इंडिया से समुद्री सीमा साझा करता है। लेकिन दूसरा है यहाँ पर है मालदीव्स। ठीक है, कौन सा है, मालदीव्स, और एक हो गया श्रीलंका। तो इसका आंसर सिर्फ 2 आएगा। चलो आगे चलते हैं, अगला क्वेश्चन है हाउ मेनी कोस्टल स्टेट्स इंडिया है। भारत में कितने तटीय राज्य हैं। यहाँ पे तटीय राज्य पूछा है। तटीय राज्य का मतलब क्या हो गया, ये देखो, अगर मैं इंडिया यहाँ पर बनाऊँ, ड्रॉ करूँ, तो देखो ये वाली जो पूरी बाउंड्री है, कौन सी बाउंड्री, ये वाली बाउंड्री, ये वो बाउंड्री है जो कि समुद्र से लगी हुई है। ठीक है, अब यहाँ के हम क्या करते हैं, स्टेट्स गिन लेते हैं। देखो पहला तो हो गया गुजरात। ठीक है, गुजरात के बाद आता है कौन सा, महाराष्ट्र। ठीक है, फिर आता है गोवा, फिर है कर्नाटका, और फिर है केरला। तो यहाँ पर कितने हो गए, 1 2 3 4 5 अभी यहाँ पर हो गए। अब देखो, अब यहाँ पे चलेंगे आगे, ये आएगा तमिलनाडु इस एरिया में, फिर यहाँ पर आएगा आंध्र प्रदेश। ठीक है, फिर और आगे जाएंगे तो उड़ीसा आएगा, कौन सा आएगा, उड़ीसा। फिर और आगे जाएंगे तो वेस्ट बंगाल आएगा। ठीक, तो 5 यहाँ हो गए, 6 7 8 और 9, 4 यहाँ पर हो गए। तो कितने हो गए, 9 हो गए हमारे राज्य। ये राज्यों की बात है, मतलब स्टेट्स की बात हो रही है यहाँ पर। अब अगर यूनियन टेरिटरी में गिनूँ, क्या गिनूँ, यूनियन टेरिटरी, मतलब यूनियन टेरिटरी को हम देखते हैं तो यूनियन टेरिटरी होती है 4। वो कौन कौन सी है, तो वो है हमारी 4 है। वो देखो, एक तो हो गया लक्षद्वीप, यहाँ पर हो गया कौन सा, लक्षद्वीप हो गया, यहाँ पर ये लक्षद्वीप हो गया, यहाँ पर हो गया अंडमान और निकोबार, 2 हो गए। तीसरा हो गया तमिलनाडु में ही पुदुचेरी है। ठीक है, पुदुचेरी, और एक यहाँ पर हो गया, ये हो गया दादर नगर हवेली दमन दीव। कौन सा हो गया, दादर नगर हवेली दमन दीव। अब इन सभी को मर्ज करके एक बना दिया गया है। तो यहाँ पे हमारे हो गए 4, 1 2 3 4, तो 4 हो गए ये। और टोटल अगर पूछे कि स्टेट और यूनियन टेरिटरी कितनी है, तो वो आएगा आंसर 13। ठीक है, चलो ठीक है, इसे कॉपी पे नोट कर लो। चलो आगे चलते हैं, अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला है वर्ल्ड का हाईएस्ट पीक लोकेटेड इन विच रेंज। विश्व की सबसे ऊंची चोटी कहाँ पर स्थित है, ये पूछा है, विश्व की सबसे ऊंची चोटी। अब विश्व का सबसे बड़ा माउंटेन तो हमें पता है, वो कौन सा है, वो है माउंट एवरेस्ट है, वो है माउंट एवरेस्ट। ठीक है, अब यहाँ पूछा है, अब भैया इससे देखो वैसे ही अंदाज़ा लगाओ, तो वो भी इसी के आसपास ही होगा। ठीक है, तो अगर मैंने यहाँ पे इंडिया का मैप बनाया और मैंने क्या देखे, यहाँ पर हिमालयाज़ देखे, तो हिमालयाज़ में क्या होगा, सबसे यहाँ पर जो सबसे पहली वाली जो होती है, सबसे पहली वाली रेंज ये, क्योंकि हिमालय के भी 3 रेंज है ना, तो सबसे पहली वाली जो रेंज होती है उसको हम बोलते हैं हिमाद्री। क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं हिमाद्री। ग्रेट माउंटेन है ये, सॉरी ग्रेट हिमालयाज़ है। फिर उसके नीचे आती है वो है हिमाचल नाम की। ठीक है,
जहाँ पर हम लोग घूमने जाते हैं। ज़्यादातर जो है जितने भी घूमने की जगह है वो हिमाचल में है। फिर उसके और नीचे आती है शिवालिक, सबसे नीचे जो आती है साउथ में वो शिवालिक पड़ती हैं। तो सबसे ऊंची चोटी जो है वो हिमाद्री में पड़ती है, मतलब कि ग्रेट हिमालय, मतलब इस वाली रेंज में, ये जो रेंज है ना इसमें, जिसमें ग्रीन कलर से ऐसे कर रही हूँ, इस रेंज में पड़ती है। ठीक है, चलो अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है व्हाट इज़ द शेप ऑफ पेनिनसुलर प्लेट्यू। तो ये तो आपने अभी पढ़ा है कि पेनिनसुलर प्लेट्यू की शेप क्या है, हमने पिछले इसमें पढ़ाया था। ये हमारा पेनिनसुलर प्लेट्यू है, इसकी शेप जो है वो ट्रायंगल है, लगभग ट्रायंगुलर है। तो ये तो क्वेश्चन हो गया। चलो अगला पढ़ लेते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग रिवर्स आर ड्रेन इनटू अरेबियन सी। निम्न में से कौन सी नदियाँ जो है वो अरब सागर में गिरती हैं। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखो ये है हमारा इंडिया का नीचे वाला भाग लिया है हमने। तो इंडिया में नीचे वाले जो भाग आते हैं इसमें दो नदियाँ मेनली जो हैं, एक है नर्मदा और एक है तापी, वो यहाँ पर अरब सागर में गिरती हैं। किस में गिरती हैं? अरब सागर में इधर की तरफ गिरती हैं। ये मेनली दो नदियाँ हैं। और जो बाकी जो नदियाँ होती हैं वो कहाँ गिरती हैं? वो गिरती हैं बे ऑफ बंगाल, मतलब बंगाल की खाड़ी में गिरती हैं और यहाँ जाकर के अपने डेल्टास बनाती हैं। ठीक है, तो ये तो हमारा आंसर कौन सा हो गया? नर्मदा और तापी। और यहाँ जो गिरेंगी वो कौन सी गिरेंगी? जो पूरब की तरफ गिरेंगी वो गिरेगी कृष्णा भी गिरेगी, गोदावरी गिरेगी और महानदी गिरेगी। चलो आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है वेस्ट फ्लोइंग रिवर्स। अब देखो ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। वेस्ट फ्लोइंग रिवर, पश्चिम दिशा में बहने वाली नदियाँ कौन सी हैं? अभी हमने पढ़ा, ये तो हमने पढ़ लिया है कि पश्चिम दिशा में बहने वाली नदियाँ बनाती हैं। यहाँ बनाती आएगा। ठीक है, क्या बनाती हैं पश्चिम दिशा में? अभी हमने पढ़ा कौन कौन सी हैं। नर्मदा है, ये तापी है, ये यहाँ गिरती हैं लेकिन क्या बनाती हैं? क्या डेल्टा बनाती हैं, एस्चुरी है, दोनों बनाती हैं? नहीं, ये यहाँ गिरती हैं, एस्चुरी बनाती हैं। और इधर पूरब की तरफ गिरने वाली जो नदियाँ होती हैं वो डेल्टा बनाती हैं। अब डेल्टा क्या होता है? देखो जब कोई नदी है और वो बहुत लंबा डिस्टेंस काट के आ रही है तो वो अपने साथ बहुत सारा मिट्टी, सैंड, रेत लेकर आती है और एंड में समुद्र में से गिरने से पहले उस रेत को जो है वो डिपॉजिट, मतलब जमा कर देती है और क्या बना लेती है? डेल्टा बना लेती है। और यही जो डेल्टा होता है वो बहुत ही ज़्यादा उपजाऊ होता है, जिस पर हमारे देश के जो किसान होते हैं वो अपनी फसल को उगाते हैं। ठीक है, तो ये डेल्टा बहुत इम्पोर्टेंट हो गया हमारी इकोनॉमी के लिए, डेल्टा इम्पोर्टेंट हो गया। ठीक है, लेकिन ये जो नर्मदा और तापी है, मतलब वेस्ट में बहने वाली, पश्चिम में बहने वाली, ये डेल्टा नहीं बनाती। क्यों? क्योंकि ये जिन जगहों से बहती है ना वो इतनी हार्ड, इतने पथरीले पत्थरों से बहती हैं कि वहाँ से कोई मिट्टी नहीं निकलती। पहली बात तो ये है कि अपने साथ ये मिट्टी को ला ही नहीं पाती। ऊपर से एक चीज़ और है कि ये यहाँ पर ये पूरा रेंज क्या है? वेस्टर्न घाट है। तो ये ऊंचाई से गिरती हैं, एक तरह के एक पहाड़ की ऊंचाई से गिरती हैं, तो डेल्टा वैसे भी नहीं बनता। ठीक है, इधर बहने वाली क्या बनाती है? डेल्टा, और इधर वाली बनाती है एस्चुरी। यहाँ बन गया हमारा डेल्टा। चलो आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है वेस्टर्न घाट। अब देखो वेस्टर्न घाट है, पश्चिमी घाट जो हैं उनके बारे में पूछा है। अगर हमने अपना इंडिया यहाँ पर ड्रॉ करा तो देखो अभी हमने क्या पढ़ा था कि यहाँ पर क्या है? हमारे पश्चिमी घाट है। यहाँ पर पश्चिमी घाट जो है, वेस्टर्न घाट जो है वो कॉन्टीन्यूअस है। कॉन्टीन्यूअस का मतलब ये है कि वो लगातार हैं, इस एरिया से लेकर नीचे तक के एरिया में लगातार हैं। ठीक है, तो इसका आंसर हो गया कि ये कॉन्टीन्यूअस है। लेकिन अगर मैं ईस्टर्न घाट की बात करूं, पूर्वी घाट की बात करूं, तो वो टूटे हुए हैं और बीच में उनके गैप हैं जहाँ से हमारी नदियाँ जा रही हैं। ठीक है, यहाँ से ये बीच में इनके गैप हैं ये। तो हमारा कॉन्टीन्यूअस जो हुआ वो वेस्टर्न घाट, मतलब पश्चिमी घाट, और ब्रोकन और अनइवन ये कौन सा हुआ? टूटा हुआ और उबड़ खाबड़ कौन सा हुआ? ये हो गया ईस्टर्न घाट, पूर्वी घाट। चलो आगे चलते हैं। लक्षद्वीप आइलैंड आर लोकेटेड एट द कोस्ट ऑफ। लक्षद्वीप जो है वो किस राज्य के तट के निकट है? ये पूछा है। तो देखो लक्षद्वीप जो है वो हमारा केरल जो राज्य है, कौन सा राज्य है? केरल राज्य। इसके यहाँ पर ये है हमारा लक्षद्वीप और ये कोरल आइलैंड है ये। ठीक है, ये कोरल से बने होते हैं। इसमें टोटल 36 आइलैंड हैं। ठीक, ये वाला लक्षद्वीप। तो ये आ गया केरला, ये केरला के सामने पड़ता है। कर्नाटका जो है थोड़ा ऊपर आ जाता है, तमिलनाडु तो इधर आ ही जाएगा, यहाँ तो लॉजिक ही नहीं बैठता। और यहाँ पर आता है आंध्र प्रदेश, इस वाले एरिया में।
चलो अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट रिसीव्ड रेनफॉल ड्यूरिंग द रिट्रीटिंग मानसून। किन राज्यों में लौटते समय मानसून से वर्षा होती है। अब देखो हमें पता है कि जो हमारा देश है वहाँ पर वर्षा होती है, लेकिन कौन सी वर्षा ज़्यादातर हमने क्या पढ़ी है कि वो साउथ वेस्ट मानसून। साउथ वेस्ट का मतलब है दक्षिण पश्चिम मानसून से बारिश यहाँ पर आती है। तो इससे जो बारिश होगी वो बारिश हमारे पूरे भारत देश में यहाँ से लाई हुई बारिश हो जाती है। लेकिन जब 4 महीने के बाद जब मानसून वापस जाता है सर्दियों में, ठीक है ना, और थोड़ी सर्दियाँ भी होती हैं, ये वाला वक्त होता है, ये वाला मानसून गर्मियों में आता है। यहाँ से जो लौटता हुआ मानसून आता है ये बे ऑफ बंगाल से पानी उठाता है और कहाँ पर वर्षा करता है, ये करता है आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु। मेनली तमिलनाडु में करता है और आंध्र प्रदेश के कुछ हिस्सों में करता है। तो ये इम्पॉर्टेंट है, बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है कि लौटता मानसून जो है वो कहाँ वर्षा करता है, तमिलनाडु में करेगा और आंध्र प्रदेश में करेगा। बे ऑफ बंगाल से पानी उठाते हुए उस वाले पानी को यहाँ पे गिराता है। बच्चे इसमें कंफ्यूज हो जाते हैं, लेकिन अब कंफ्यूजन की कोई बात नहीं है, ठीक है। तो सही आंसर क्या आएगा इसका, तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश आएगा। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। क्लाइमेट ऑफ अ प्लेस इज अफेक्टेड बाय इट्स। किसी भी स्थान की जलवायु किन किन, ये यहाँ पे कारण आएगा, ठीक है, किन किन कारणों से प्रभावित होती है। यहाँ पे क्या पूछा है, जलवायु पूछी है, क्लाइमेट पूछा है किसी भी देश का। अब देखो अगर मैं अपने इंडिया में ही देखूँ, हमारे भारत देश में ही देखूँ, तो ये देखो ये आएगा लोकेशन, एल्टीट्यूड और डिस्टेंस। इसके आंसर है ऑल, सभी से होता है। कैसे, देखो अगर मैंने यहाँ पर एक लोकेशन ली मुंबई की, ठीक है, ये लोकेशन ली मुंबई की और एक ले ली लद्दाख की और एक और ले लो राजस्थान की ले लो, ठीक है। तो अब देखो लद्दाख जो है वो हमारे पहाड़ों पर स्थित है, हिमालय में स्थित है, ठीक है। तो ये तो उसका ऊंचाई हो गया। इस ऊंचाई के कारण ये क्या हुआ, ये बहुत ही कोल्ड है, यहाँ का क्लाइमेट बहुत ही ज़्यादा ठंडा है। क्या है, ठंडा है। और मुंबई क्या हुआ, मुंबई क्योंकि समुद्र के पास है, किसके पास है, समुद्र के पास है, तो ये जो है ऊपर से मैदान है हल्का हल्का, ठीक है ना, समुद्र के पास है। तो यहाँ पर क्या हुआ, यहाँ का जो टेम्परेचर होगा वो ना ज़्यादा गर्म और ना ज़्यादा ठंडा, ठीक है। तो डिस्टेंस फ्रॉम सी का हमने फैक्टर देख लिया, यहाँ हमने एल्टीट्यूड का ये वाला देख लिया, और लोकेशन देखो राजस्थान की कि यहाँ पर जो है बहुत गर्मी होती है, वर्षा भी नहीं आती, बारिश भी नहीं आती, और ये जो एरिया है वो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर के पास है। ट्रॉपिक ऑफ कैंसर का मतलब क्या है, कर्क रेखा, कर्क रेखा के पास है। तो ये वाले राज्य गर्म हो गए जो इसके आसपास के होंगे ऊपर नीचे, तो ये गर्म हो गया और ये हो गया ठंडा। एक तो क्योंकि ये इस कर्क रेखा से बहुत दूर है, दूसरा पहाड़ों के एल्टीट्यूड पर है, तीसरा समुद्र से बहुत दूर है, ठीक है। तो हमने लोकेशन देख ली, एल्टीट्यूड देख लिया, डिस्टेंस देख लिया। तो इन सब को मिलके क्या बनती है, किसी भी स्थान की जलवायु बनती है। तो जो बच्चे लद्दाख में रहते हैं वो ठंड महसूस करते हैं, प्लस थोड़ा सा सूखा सूखा महसूस करते हैं क्योंकि वहाँ बारिश भी नहीं आती, ठीक है। जो बच्चे इस कैंसर की उसके पास रहेंगे वो बहुत गर्म वाले एरिया में रहेंगे। राजस्थान में जो रहते हैं वो भी सूखा होता है और बहुत रेतीला और गर्मी का वो होता है। तो ये इन्हीं जगहों से ये जो सब डिसाइड होता है कि ये वाले फैक्टर्स हैं सारे जो कि उस एरिया में गर्मी या वर्षा या ठंडा ये सब लाते हैं। चलो आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, द क्लाइमेट ऑफ इंडिया हैज़ ब्रॉडली बीन डिस्क्राइब्ड एज। भारत की जलवायु को मोटे तौर पर किस प्रकार वर्णित किया गया है। तो इसका आंसर आएगा मॉनसून। हमने अभी बताया कि भारत में जो है वो वर्षा कौन लाता है, वो मॉनसून लेकर आता है। कौन सा मॉनसून, साउथ वेस्ट मतलब दक्षिण पश्चिम मॉनसून लेकर आता है। अब देखो इस मॉनसून के ऊपर ही अच्छी वर्षा होगी तो क्या होगा, अच्छी वर्षा होगी तो हमारा देश का किसान जो होगा वो खुश होगा, उसको फ़ायदा हो, उसकी पैदावार बहुत ज़्यादा अच्छी होगी और इसी के ऊपर हमारे पूरे देश की इकोनॉमी डिपेंड रहती है। तो मोटे मोटे तौर पर अगर हम बोलें कि हमारा जो जलवायु है, पूरे भारत की जलवायु वो मॉनसून से ही क्या होती है, डिसाइड होती है। चलो आगे चलते हैं। अब है अगला क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग प्लेसेस रिसीव वर्ल्ड का हाईएस्ट रेनफॉल। निम्नलिखित स्थानों में से किस स्थान पर विश्व में, यहाँ देखो विश्व में पूछा है, सबसे ज़्यादा वर्षा कहाँ होती है। तो इसका सही आंसर आएगा मौसिनराम, ठीक है। अब ये जो मौसिनराम है ये कहाँ पर है, ये है हमारे मेघालय, नॉर्थ ईस्ट में स्टेट है
मेघालय है, वहाँ पर है मौसिन राम। यहाँ सबसे ज़्यादा वर्षा होती है, सबसे ज़्यादा बारिश होती है यहाँ पर, इस वाले एरिया में। पूरे विश्व की बात है ये, पूरे वर्ल्ड में, ये याद कर लेना इस चीज़ को। चलो आगे चलते हैं। व्हाट इज़ द शेप ऑफ सुंदरबन डेल्टा। अब ये सुंदरबन डेल्टा की बात हो रही है, यहाँ पर इसकी शेप के बारे में पूछा गया है। तो सुंदरबन डेल्टा आपको पता है कहाँ बनता है, कहाँ बनता है हमारे देश में? ये बनता है वेस्ट बंगाल में, और यहाँ पे बांग्लादेश से, दोनों से मिलके बनता है। ठीक है, बांग्लादेश में बनता है और इंडिया का कौन सा पार्ट आ गया? वेस्ट बंगाल आ गया। अब इस सुंदरबन डेल्टा को यहाँ से गंगा नदी आती है बनाने के लिए, यहाँ से मोटी सी गंगा नदी आती है, और इधर की तरफ से कौन सी नदी आती है? वो आती है ब्रह्मपुत्र नदी। ये दोनों मिलकर यहाँ पर खूब बड़ा सा क्या बनाते हैं? डेल्टा बनाते हैं। डेल्टा मैंने आपको बताया कि जो ये मिट्टी लेकर आएगी, सैंड लेकर आएगी, वो सारी सैंड जो है दोनों नदियाँ कहाँ करेंगी? यहाँ जमा कर देंगी, डिपॉजिट कर देंगी, इसको बोलते हैं डेल्टा। तो ये पूरे विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा है, जिसकी शेप क्या है? ट्रायंगुलर है। ठीक है, चलो तो ये थे हमारे 25 क्वेश्चन। अगर आपको इनमें से कोई भी डाउट है तो आप हमसे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। अगर आपको हमारे लिए कोई भी सुझाव है कि मैम आप प्लीज़ आप ऐसी वीडियो बनाइए, आप ये चीज़ और पढ़ा दीजिए, ये करवा दीजिए, तो आप हमें सुझाव भी दे सकते हैं। ठीक है, हमारी वीडियो को लाइक कीजिए। मुझे पता है कि मुझे ऐसा लग रहा है कि आई एम सेटिस्फाइड कि मैंने जो है अच्छा पढ़ाया है एनसीईआरटी को, और आप लोगों को इससे बहुत फ़ायदा होगा। तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें, शेयर करें, उन बच्चों के साथ शेयर करें जिन्हें पढ़ना है, जिनके पास ज़्यादा पैसे नहीं है कोचिंग लेने के लिए। ऐसे बहुत बच्चे होते हैं। ठीक है, तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, और अगली वीडियो में हम लोग 7th क्लास की ज्योग्राफी करवाएंगे। ठीक है, 7th क्लास की ज्योग्राफी और इसके MCQs करवाएंगे। तो चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में। हैप्पी लर्निंग। चलो।